लो अर्थ ऑर्बिट वाला है। तो जीईओ, एमईओ और एलईओ। अब हम ये पूछना चाहते हैं, उस दिन क्लास तो किए ही थे, कि जीईओ, एमईओ, एलईओ सैटेलाइट में सबसे दूर सैटेलाइट कौन रहेगा, सबसे धरती से सबसे दूर रहेगा, कौन रहेगा? जीईओ। कितना दूर रहेगा? अप्रॉक्स। तो हर एक सैटेलाइट का यूज करके कितना है, तो 36,000 किलोमीटर। एमईओ कितना रहेगा? हमको क्या पता है इसे फालतू चीज। 8,000 से लेकर के 2,000 तक, 8,000 से, सॉरी 20,000 तक, 8,000 से 20,000 से लेकर के 8,000 के बीच में। ये कितना दूर रहेगा? 20,000 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर तक। और जो एलईओ जो है वो कितना रहेगा, तो 500 से लेकर के 2,000, यानी कि बहुत नहीं, इसमें कोई दिक्कत है? इन 3 तरह का सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट जो है वो क्या होगा, तो आएगा घर में। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? अदर स्टेट का कर सकते हैं, इंडिया कर सकते हैं, बिहार, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि इसमें से लेटेंसी का मतलब क्या होता है। जो दिन हम लेटेंसी का मतलब बता रहे थे, व्हाट इज लेटेंसी? तो बताइए, तो इसमें से तीनों में से क्षमता किसका ज़्यादा है? यही मिस्टेक है। नहीं, दूर वाला का लेटेंसी ज़्यादा है। यानी कि सबसे हाई लेटेंसी किसका है? मिडिल लेटेंसी किसका है? लो लेटेंसी किसका है? क्योंकि सबसे एफिशिएंट जो है, भले ही दूरस्थ है, लेकिन सबसे एफिशिएंट यही होता है टेक्नोलॉजी वाइज। समझे? जो जियो जो होता है, इंडिया किस में आगे है? नीचे वाला में, ऊपर वाले में आगे नहीं है। ठीक है। मान के चलेंगे कि अगर आपको तो दुनिया पर नज़र रखने के लिए है, तो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि एलईओ। अगर आपको रीजनल कवरेज करना है, रीजनल कवरेज के लिए है। जियो जितना ऊपर से देखे उतना ब्रॉड, मतलब कि देखिए मोबाइल है ना, तो ऐसे करके देखेंगे तो हमको बस मोबाइल ही नज़र आएगा। अगर ऐसे रखें तो लड़के भी हंसते हुए दिख रही है हमको, मेरा विजन बढ़ रहा है। यानी कि एक बार में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को, क्या हो सकता है कि आधा अर्थ को ही हम क्या कर लें, तो कवर कर लें। अब जो चीज़ एक बार में आधा अर्थ को कवर कर रहा है, उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो सही से कर पाएगा। तो लेटेंसी किसका ज़्यादा है? जियो का। लिखेंगे हाई लेटेंसी, मीडियम लेटेंसी, लेटेंसी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। लो लेटेंसी। अब लेटेंसी मतलब बताएं, जो हम बोले थे कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है वो, नीचे वाला जो रहेगा ना। अब देखिए बहुत थोड़ा टेक्निकल है, समझाओ कैसे पा रहे हैं। जैसे मान के चलें कि ये अर्थ है, नहीं, जैसे कि क्या है ना, ये यहाँ पे पटना है, ये पूरा का पूरा इंडिया है। ठीक है। यहाँ पे 3 तरह का सैटेलाइट जा रहा है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दूर है, एक एमईओ है, और एक क्या है, तो एलईओ है, नज़दीक है। क्लियर है? ये जो सैटेलाइट है कम समय में ज़्यादा रीजन को कवर कर लेगा। ये जो सैटेलाइट है जो एमईओ है, ठीक है, वो कम समय में कम रीजन को करेगा। और ये जो है और कम का है कि इसका स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है। ठीक है। एक खास एरिया के लिए है। जैसे कि 2 तरह का कैमरा होता है ना, एक ये वाला कैमरा लगा हुआ है पीछे, और वो किस चीज़ को देख रहा है हमको नहीं पता। पीछे देखिए, पीछे देखिए, बट फिर भी वो किसको देख रहा है? वो बेंच को गिन रहा है। ठीक है। वो शायद उदास है या मुंह फेरे हुए है, ऐसे कर ले। तो अब जो चीज़ समझ में पा रहा है कि लेटेंसी अगर बात किया जाए, यानी कि एरिया कवरेज, तो जितना दूर है
उतना एरिया कवरेज क्या है तो ज़्यादा है। अब हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि तीनों में से स्पीड किसका ज़्यादा होगा घूमने का, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, सबका बराबर होगा? जो नज़दीक होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, इसका स्पीड सबसे हाईएस्ट है। अरे भाई तो कम एरिया होकर स्पीडों में घूम जाएगा तो देख लेगा, और ऊपर वाला है वो धीरे धीरे देखेगा ना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ को देख रहा है। समझ में आ रहा है बात? जो सोच रहे हैं उसका उल्टा बस सोचने के लिए है। अब समझ रहे हैं, इसको लिख लीजिए। इतना आदमी गंदा पढ़ा रहा है, हमको पता ही नहीं चला कि नींद भगाने के लिए पानी मार रही है आँख में मेरे सामने। अरे ढक्कन से पानी निकाल कर आँख में मार रही है। जियो जो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो क्या काम करता है? ट्रेडिशनल वी सेट। व्हाट इज वी सेट? वो ट्रेडिशनल वी सेट है। एमईओ जो है वो नेविगेशन करता है मेनली, और जो एलईओ जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्स्टिलेशंस की तरह जो है वर्क करता है। तो लिख लेंगे जीईओ में कि वो ट्रेडिशनल वी सेट है, वी सेट। एमईओ में वो क्या है तो नेविगेशन करता है, और एलईओ जो है वो मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन है। हाँ, मॉडर्न कॉन्स्टिलेशंस। ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया है ना, वो हैंड आउट करंट है ना, और करंट से पूछ रहा है तो करंट फोकस करने के लिए है। आगे हम लोग लिखते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो वर्ल्ड की जो कुछ कंपनियां हैं उसका नाम लोग लिख लेते हैं। आगे लिखेंगे मेजर ग्लोबल प्लेयर्स, प्रमुख वैश्विक कंपनियां। ठीक है, ग्लोबल प्लेयर में कौन कौन है? और इसके अलावा नाम जानते हैं? स्पेसएक्स, स्टारलिंक के अलावा और एक है स्टारलिंक। ये सब क्या, किस चीज़ का नाम बतला रहे हैं? वैसे कंपनी के नाम बता रहे हैं जो सैटेलाइट के माध्यम से नहीं मानी, जो सैटेलाइट के माध्यम से स्पेसएक्स स्टारलिंक क्या है तो स्पेसएक्स स्टारलिंक, स्पेसएक्स स्टारलिंक पहला कंपनी है। कौन आपका? स्पेसएक्स स्टारलिंक। दूसरा कंपनी कौन है? वन वेब का नाम सुने हैं? वन वेब दूसरा कंपनी जो है वो क्या है आपका? वन वेब है। दूसरा कंपनी कौन है तो वन वेब है। हाँ, इसके बाद एक जो है अमेज़न की कंपनी है। अमेज़न, जो अमेज़न हम लोग देखते हैं ना, अमेज़न से कुछ मंगवाते हैं सामान वामान, उसी का है अमेज़न कुपियर। याद कर लीजिएगा, अमेज़न कुपियर क्या है? सॉरी यार स्पेलिंग गलत है, क्यूपर, अमेज़न क्यूपर, अमेज़न क्यूपर, QUIPER। भारत में ऐसी कौन कंपनी है? एक तो इसरो है ही, एक कौन है तो भारत में एक इसरो है, और दूसरा देखिए दूसरा जो है वो भारती इंटरप्राइजेज है। ये क्या है तो दूसरा भारती इंटरप्राइजेज। हाँ रुके ना, भारती इंटरप्राइजेज। ये जो इन्वेस्ट पता है कहाँ पे किया है? ये जो पैसा जो है वो इन्वेस्ट कहाँ पे किया है? इसमें वन वेब में। इन्वेस्टर है ये। कौन है तो इन्वेस्टर है। अभी हम जो कहानी सुना रहे हैं किस चीज़ का कहानी सुना रहे हैं? क्या सब कौन सा कंपनी? सैटेलाइट कंपनी है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट वाली कंपनी है। ये सब क्या लिख रहे हैं हम? हाँ फिर से
एक कंपनी क्या करता है? सेटेलाइट लॉन्च करता है। हाँ, तो आपके घर में चाकू या तलवार ऐसी कुछ चीज़ है? आके घोंप दीजिएगा ऐसे एक दिन कल। अरे भाई 6G जो आने वाला है ना, तो इंटरनेट भेजने के लिए, इंटरनेट के लिए ये सब क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। अब फाइबर ख़त्म हो जाएगा, अब जो है केबल ख़त्म हो जाएगा। इंटरनेट किसके माध्यम से आएगा? सेटेलाइट के माध्यम से। तो जो सेटेलाइट जो बनाएगा वो यही सब कंपनी है। इंडिया में 2, भारतीय इंटरप्राइजेज और इसरो। तो अभी नोट्स पर पढ़ी है कैसे? जब पते नहीं क्या लिख रहे हैं तो फिर मतलब है ही नहीं फिर तो। बाप रे बाप। आप लोग से कोई ज़बरदस्ती बीपीएससी करवा रहा है क्या घर में, मारपीट करके? आप लोग गुलाम तो नहीं है? तो मन से करने के बाद भी इतना हालत गंभीर कैसे है फिर? अब लिखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज यानी कि अगर हम लोग बात किया जाए तो सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का एडवांटेज क्या होगा? अगर इंटरनेट सेटेलाइट से आ जाएगा तो क्या आएगा भाई? क्या क्या? ये वही है कि सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। जैसे कि नहीं होता है कि मान के अच्छा अब देखिए, मतलब बहुत सारा क्या होता है कि कहीं जा रहे हैं ट्रेन से, जैसे ही जंगल वंगल आया इंटरनेट ख़त्म, ठीक है। और फिर राइट से रहेगा तो कैसे ख़त्म होगा? सब जगह पकड़ेगा। यानी कि अब वैसे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे जो हिमालय पे बैठ कर के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको वहाँ भी तो अब ख़त्म, वो गेम खेलेगा, वो सब ऑनलाइन पूरा चलाएगा, मतलब कंपटीशन कमेगा और के हिसाब से। मेरा तो यही मानना है। इंटरनेट मतलब यूट्यूब से पढ़ करके सिलेक्शन लेने वाले का रेशियो 100 में 2, 4, 5% हो जाता है, सब चीज़ ही उपलब्ध है वहाँ पे। और फेल होने का रेशियो 95% है कि 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है यूट्यूब 95 फेल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसे मान के चले कि हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ठीक है, ऊपर अपना पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा, फिर नीचे से वो कुछ आ गया एक ठो पवन सिंह का ज़बरदस्त गाना, अब वो थोड़ा सा घूम के सुन रहा है गाना अपना। ये तो यही करती है, इसलिए याद नहीं होता है, ठीक है। आगे मेंशन करेंगे कि सीमावर्ती व दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एंड रिमोट एरियाज। अब देखिए जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको लिखेंगे सीमावर्ती व दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी। अब ध्यान से समझिए कि एक अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है, इसको जस्ट बगल में क्या है? चाइना है। हमेशा एक जो बुक अभी आया हुआ था जो राहुल गांधी बता रहा था, नरवणे जी का, कि उसमें बोला गया था कि अंदर घुसा है लोग, और यहाँ पे सब बोले कि नहीं वो बुक डिस्प्यूटेड है, इसका बात यहाँ पे मत रखिए। माने कि उस गांव में अगर इंटरनेट आ जाएगा तो आपके जैसा बच्चा तो वीडियो बना ही लेगा ना, उसका बना के डालेगा वो यूट्यूब पे, तब तो फिर नहीं ना बच पाएंगे कोई। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर इंटरनेट आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, कनेक्टिविटी सही रहेगा, सिंपल सी बात ये है। तो वो कैसे ख़त्म होगा? वो तो है ही, आपको पता है कि पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन का केस इंडिया में देखा गया है, तो वो तो है गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट पहले से सोच लिया होगा कि कैसे क्या करना है। सेकेंड में लिखेंगे आपदा के समय उपयोगी, डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिकेशन। जैसे कि जब हवा आता है बहुत तेज़ी से, जो साइक्लोन आता है तो टावर वावर ख़त्म हो जाता है, और ये ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाता है, उस समय कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है ना पूरे का पूरे। जो मान के घर ही में है, जो है घर में केबल से आया हुआ है अपना वाईफाई का, पता है कि पोल कोई उखाड़ लिया तो फिर कैसे आएगा? फ़ोन करना पड़ता है, बोलते 6 घंटा रुकिए, तो ये सब खत्म हो जाएगा चीज़ें। थर्ड जो है, अब एक जो है डिजिटल विभाजन, समझ में आ रहा है कि एक जो पटना में बैठा हुआ बंदा है और एक उत्तराखंड में बैठा हुआ लड़का है, जहाँ पे थोड़ा दिन पहले क्या आया है तो लैंडस्लाइड आया है, तो बेचारा का ना क्लास रुका हुआ है आंसर वाला,
पटना वाला तो कर लेगा, वो कहाँ से कर पाएगा। तो अब है कि कुछ भी हो, जो डिजिटल डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। माने कि जैसे कि लैंडस्लाइड हुआ, आधा शरीर उसका दबा हुआ है, अब उसको वीडियो डालने के लिए लाइव तो डाल सकता है कि देखिए हम दबे हुए हैं और 2 मिनट बाद हम मरने वाले हैं, बता सकता है वो किसी को, सिंपल सी बात ये है। तो ये सब है। तो लिखेंगे आगे, डिजिटल विभाजन कम होगा, डिजिटल विभाजन क्या होगा, तो कम होगा। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें लाभ में, कि हम लोग का एक मिशन भी तो है, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया लिख लिए, लिखेंगे डिजिटल विभाजन कम होगा। और क्या अगला लिखेंगे, डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल इंडिया मिशन को क्या मिलेगा, तो बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल इंडिया मिशन को क्या मिलेगा, तो बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा, जब डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा, ई गवर्नेंस बढ़ेगा, लिख लीजिए, इससे ई गवर्नेंस स्ट्रेंथन, ई गवर्नेंस बढ़ेगा। तो अभी जो हम लाभ बताएं, फातिमा, फातिमा नाम है आपका ना, तो नफीसा नाम है, अच्छा फातिमा तो मेरे क्लास में थी, मैरिन फातिमा, ठीक है। तो नफीसा, तो किस चीज़ का हम लाभ बताए हैं, वाह, ठीक है। अरे बाप रे, आगे लिखेंगे चैलेंजेज, सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का कुछ चैलेंजेस भी तो होगा, चुनौतियाँ। एक बच्चा है क्लास में, अच्छा है, मतलब उसको इंग्लिश सही है, वो मतलब सिलेक्शन लेने के लिए, ये हमको ना सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, वो जो है हिंदी में वो लिखता है ऐसे, बाकी G7 G2 किस में लिखता है, उसको बहुत समझाया कि वो नहीं माना। तो हमको तो हिंदी नहीं बुझाता है क्या सही गलत क्या लिखा हुआ है, अशुद्धि, वो जितना जगह चुनौती लिखा था सब जगह चुनौती लिखे हुए था उसको ट और त में अंतर नहीं पता कि एग्जाम आने वाला है, अच्छा बच्चा है। लेकिन मतलब हम नहीं समझ पाए, हमसे चेक करवा रहा था, नॉर्मली पढ़ ले रहे थे जो भी चीज़ है, ट हर्षद दीदी हमको खुद ही प्रॉब्लम है, हम खुद ही ऐसा लिखते हैं, सब जगह चुनौतियाँ चुनौतियाँ लिखे हुए था। तो लिखेंगे चैलेंजेज, चुनौतियाँ। सबसे चीज़ क्या होगा भाई, जो ये जो उपकरण आएंगे ना, कौन वाले, सेटेलाइट बेस्ड उपकरण, वो महंगा होगा, कॉस्टली। तो लिखेंगे हाई कॉस्ट ऑफ टर्मिनल्स, उपकरण महंगे, उपकरण महंगे, लिख लिए, उपकरण महंगे। अब जो अंतरिक्ष मलबा है वो क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा, लिखेंगे स्पेस डेब्रिज इशूज, स्पेस डेब्रिज इशू, स्पेस डेब्रिज इशू, अंतरिक्ष मलबे की समस्याओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि अब देखिए बहुत सारा सेटेलाइट जाएगा ना यार, अभी वो रिलायंस वाला भेजेगा 50 ठो, जियो वाला, फिर एयरटेल पगलाएगा वो भेज देगा, चाइना वाला भेजेगा तो खत्म होना ही है कुछ दिन में, वो डब्बा की तरह ही घूमते रहेगा। चाइना से मांगेगा पाकिस्तान भाईजान हमको भी, तो वही चीज़। अच्छा कुछ दिन पहले आप देखे थे एक चांद पे सेटेलाइट भेजा था पाकिस्तान, देखे थे कितना बड़ा था वो, इतना बड़ा था, ठीक है, चाइना की मदद से भेजा था, हाँ कल भी भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो स्पेस डेब्रिज है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए मान के चलिए कि आज हमको ना एक रेडियो चैनल खोलने के लिए है, आप लोग रेडियो तो अब नहीं सुनते होंगे, कभी भी, कभी सुनते हैं, कभी कभी तब सुन लेते हैं। अब जैसे कि हमको एक रेडियो चैनल खोलना है, ठीक है ना, तो बताइएगा 5 ठो चैनल का नाम, एक 98.3 है, एक 102.4 है शायद, अच्छा 93.5 है, 91.1 और 97 पॉइंट भी कुछ कहते हैं, हाँ। अब मान के चलिए हमको एक रेडियो चैनल खोलने के लिए है,
तो हमको स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा ना भाई, कि यार ऐसे देखेंगे ना कि यार 91 और 93 के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, तो या तो इधर चले जाएंगे हम या इधर चले जाएंगे, डिस्टर्ब होगा, इंटरफेरेंस होगा, तो समस्या है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसी से समझिए कि ये है धरती और बहुत सारा सैटेलाइट ऊपर चल रहा है, ऐसे ही कुछ हाल होगा। पूरा का पूरा वर्ल्ड में इतना सारा देश है, सब अपना अपना सैटेलाइट भेजेगा, तो स्पेक्ट्रम आवंटन की समस्याएं हो जाएगी कि अपना हम वेब का स्पेक्ट्रम किस रेंज में रखें, लड़ाई होगा इसके लिए। जैसे कि अभी वहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, 5-7 तो कुछ हैं, अब हमको खोलने, अब हमको मन है, मेरी मम्मी बोली कि बेटा 101 वाला जो है ना तुम्हारी लकी है। पंडित जी आए थे घर, वो बताएं कि 101 पे खोलेगा तो चलेगा। अब हम कहाँ से 101 पे खोलेंगे, इसके बगल में कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी वाला है, तो हम तो नहीं खोल पाएंगे, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो उसी टाइप से ये जो समस्याएं दिख रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो आगे लिखेंगे कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन कन्फ्लिक्ट, स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद, स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद, स्पेक्ट्रम एलोकेशन कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई, साइबर सिक्योरिटी खतरा जो है वो बहुत बढ़ेगा। अगला पॉइंट ये लिखेंगे, ठीक है। मान के चलेंगे कि अब ना, मतलब हम लोग को एक मन है कि हम लोग अपना सैटेलाइट भेजेंगे, अपना हम लोग पूरा ग्रुप बना लिए हैं, तो लाइसेंस लेने के लिए कहाँ जाएंगे, नहीं, डॉट के पास जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो लिखेंगे अगला हेडिंग, भारत में नियामक ढांचा, लाइसेंस। अब देखिए, हम याद कर लीजिएगा, लाइसेंस कौन देगा, डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, लाइसेंस कौन देगा, डॉट। सब बताते हैं ना, अलग अलग सब लिखवा रहे हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में जो लड़ाई होगा, स्पेक्ट्रम को रेगुलेट कौन करेगा, ट्राई, TRAI लिखेंगे, स्पेक्ट्रम बाई ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, इन लोगों के दिमाग में था TRY, ट्राई। इन लोग सोच रहे थे T फॉर तत्काल, R फॉर रावण, Y फॉर यमन, कुछ भी मतलब। तो स्पेक्ट्रम रेगुलेट कौन करेगा, हमारा ट्राई करेगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चल ठीक है, लाइसेंस पहले मिलेगा, फिर कौन होगा, स्पेक्ट्रम कौन देगा आपको, ट्राई, क्लियर है। लेकिन स्पेस में आपके सैटेलाइट को कौन मॉनिटर करेगा, कौन देखेगा, तो अब इन स्पेस है वो, तब कौन है, इन स्पेस। स्पेस एक्टिविटीज, स्पेस एक्टिविटीज को कौन देखेगा, इन स्पेस देखेगा। स्पेस एक्टिविटी जो कौन देखेगा, तो इन स्पेस। तो खुल गया एक सैटेलाइट हम लोग भेज दिए। अब लाइसेंस के लिए कौन जाएगा अपने से, अब कहाँ जाना है लाइसेंस के लिए, हाँ, तो आप चल जाइएगा आज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास। आप जो हैं, आपका एग्ज़ाम भी है, तो आप स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए कहाँ जाइएगा, ट्राई के पास जाइएगा, ठीक है। और हमको कुछ काम धंधा है नहीं, 2-4 दिन मेरा गुपचुप का दुकान बंद रहेगा, तो हम कहाँ चल जाते हैं, इन स्पेस के पास। कल या परसों तक में देखिए सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग। क्या डेटा है, हाँ, नहीं करना पड़ेगा, क्लाउड से सब चीज़ होगा, इसमें कहाँ चर्चा ही नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है। आगे लिखेंगे, आगे की राह, वे फॉरवर्ड, आगे की राह। हिंदी वाले वे फॉरवर्ड को क्या लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं आप लोग, नहीं होता है कि चैलेंजेज, चुनौतियाँ, वे फॉरवर्ड, हाँ यही लिखते हैं, अच्छा, आगे की राह, वे फॉरवर्ड। तो जो यूजर टर्मिनल है ना, वो सस्ता हो जाएगा, लिखेंगे अफोर्डेबल यूजर टर्मिनल, यूजर टर्मिनल सस्ता हो जाएगा। भारतीय सैटेलाइट
की संख्या में वृद्धि होगा। इंडिजिनस सैटेलाइट, इंडिजिनस सैटेलाइट, इंडिजिनस सैटेलाइट जो क्लियर स्पेक्ट्रम पॉलिसी लिखेंगे कि स्पेक्ट्रम पॉलिसी सुव्यवस्थित होगा। क्लियर स्पेक्ट्रम पॉलिसी, और क्या करना चाहिए कि इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाना चाहिए जिससे कि हम लोग स्पेस डेब्रिज को क्या कर सकें, देख सकें, स्पेस डेब्रिज को क्या कर सकें, देख सकें। क्या क्या लास्ट वाला? स्पेस डेब्रिज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चलिए लिखेंगे अगला टॉपिक, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एयर मिसाइल, वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली, वायु, पेन खत्म कर दिए हैं। ये पेन अभी तक जिंदा है, रिनॉल्ड्स। अब कितना का मिलता है ये? क्लास 10th के एग्जामिनेशन हम इसी पेन से दिए थे। नहीं, वही से लिखाएगा मेंस, हाँ वही से, मतलब 80% बच्चा उसी से लिखता है। पेंटोनिक से। हाउजर से लिख सकते हैं जिसे आप लिख रहे हैं। हाउजर में क्या प्रॉब्लम है? तो अभी तो आप उसी से लिख रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए वैसे तो मना की, वैसे आपका राइटिंग तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं अब एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली। क्या करता है ये? क्या करता है जी आप लोग के अनुसार? एयर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है? आप लोग? ऐसा तो नहीं कि गार्जियन मना किए हैं कि सब लड़ाई झगड़ा वाला चीज़ मत पढ़ना, लड़ाकिन बन जाएगी। मिसाइल विसाइल हम लोग के घर में नहीं पढ़ना है, वो लड़का लोग पढ़ता है वो सब। लिखेंगे कि एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, देखिए क्या लिखे हैं हम। ए फॉर एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, और बी, ठीक है, सी फॉर छोटका एप्पल, और बी फॉर बड़का एप्पल, ठीक है। बी फॉर क्या है तो बैलिस्टिक मिसाइल। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है,
ये सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? पहले पहुंच जाता है बच्चा। हम आज तक कभी प्रेयर में नहीं पहुंच पाए स्कूल का, क्लास को मॉनिटर होने के बावजूद। यहाँ फील्ड में प्रेयर होता था, ऐसे सब बच्चा खड़ा है नाक मुंह लेकर के, हम पीछे वाला गेट से पूछते थे जाकर। नहीं यार, एक पैर पे हमको दौड़वाता था, पकड़ता था तो 3-4 बार पकड़ा है। क्या पता, मतलब श्राप दिया हुआ है कि हम टाइम से कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्या बना हुआ है भाई? क्या बना हुआ है ये? भाई डिफेंस सिस्टम है ये। यही डिफेंस सिस्टम अगर मान के चलें कि ये भारत है नीचे और चाइना हमारे तरफ एयरक्राफ्ट भेजेगा, मार के गिराएंगे, क्रूज मिसाइल भेजेगा, मार के भगाएंगे, ड्रोन भेजेगा, उसको ख़त्म कर देंगे, बैलिस्टिक मिसाइल भेजेगा, उसको ख़त्म कर देंगे। सिंपल सी बात क्या है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ये करता क्या है? एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम लोगों को एयरक्राफ्ट से, हम लोगों को ड्रोन से, हम लोगों को क्रूज मिसाइल से और हम लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल से क्या करता है? तो बचाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो हम लिखते हैं निमोनिक्स, ये फायदा करता है ना आप लोगों को। ADCB, A फॉर एयरक्राफ्ट, D फॉर ड्रोन, C फॉर क्रूज मिसाइल, B फॉर बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, लिखेंगे कि वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे कि पार्ट ऑफ इंडियाज मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर, पार्ट ऑफ इंडियाज मल्टी लेयर, पार्ट ऑफ इंडियाज मल्टी लेयर एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। अच्छा, ये क्या है? ये जैसे से बना हुआ क्या है? क्यों ऐसा है? नहीं समझे नहीं, इसके अंदर वायर है। बेंच पे चढ़ने के बाद आप इसको छू सकते हैं क्या? उखाड़ कर देखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये लिखेंगे पार्ट ऑफ इंडियाज मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। यह भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। कौन? एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। पार्ट ऑफ इंडियाज मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। अब इसको जो है एयर डिफेंस, इसको कौन डेवलप कौन किया है? हाँ, इसको कौन बनाया है? DRDO। DRDO का फुल फॉर्म पूछ देंगे तो बता ही दीजिएगा ना। BP का समस्या यहाँ पे हो रहा है हमको। DRDO का फुल फॉर्म क्या था बाबू? हाँ, रेलवे से नहीं यार, बस कंपनी है, ये बस बनाता है DRDO। कितना अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा। लिखेंगे यही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसी के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO के द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है।
DRDO के द्वारा क्या किया गया, इसको विकसित किया गया है। इसमें से ऐसा कौन है जो सुनने के बाद भी नहीं लिख पा रहा है? लिख लिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो प्रणाली होता है ना, ये कौन सा प्रणाली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? एयर डिफेंस सिस्टम। 2 स्टेज पे काम करता है। कितनी स्टेज पे काम करेगा? 2 स्टेज पे काम करता है। 2 स्टेज, 2 स्टेज पे जो है ये आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। 2 स्टेज पे काम करता हुआ। पहला जो है PAD, यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस। पहला क्या है? PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस। क्या है ये? पृथ्वी एयर डिफेंस। इसमें आपको मेंशन करने के लिए है, ये जो पृथ्वी एयर डिफेंस है ना, पृथ्वी पे रहेगा और वायुमंडल के आगे ही भेदन करके ख़त्म कर देगा चीज़ों को, वायुमंडल में भी नहीं घुसने देगा। समझ में आया बात? वायुमंडल समझ रहे हैं, उसके बाहर ही टारगेट को, नहीं एक बहुत अच्छा शब्द है हिंदी का, अगर हम खराब से बोले कोई हंसेगा नहीं, निस्ते नाबूद, निस्ते नाबूद ही बोलते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर के बाद ही क्या कर देगा, तो उसको निस्ते नाबूद कर देगा। हम भी निस्ते नाबूद करना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो लिखेंगे, यानी कि वायुमंडल से बाहर 50 से लेकर के 80 किलोमीटर ऊपर ही, माने कि यहाँ से उड़ के आया, यहाँ पे है वो सिस्टम लगा हुआ, क्लियर है? यहाँ से उड़ करके आया, बगल में मारा, कराची से मारा, कहाँ मारा है वो दानापुर को ख़त्म करना चाहता है। दानापुर में लगा हुआ है क्या? ये लड़का, ये सिस्टम लेकर बैठा हुआ है यहाँ पे, सीधे ऊपर के मारेंगे और 50 से 80 किलोमीटर पे से क्या कर देंगे, तो निस्ते नाबूद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? देखिए, इस टाइप का चीज़ को दिमाग में रखने के लिए बात बोलना पड़ता है, नहीं तो भुला जाइएगा। ऐसा ही नहीं सोचना है कि घर में जाके फ़ोन करके बोल रहे हैं भैया को कि पागल टीचर से पढ़ते हैं, कुछ भी बोलता है, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि सब चीज़ याद रहेगा। पृथ्वी एयर डिफेंस क्या है? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर ऊपर ही टारगेट को क्या कर देगा, तो ख़त्म कर देगा, यानी कि वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं करेगा। ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल 50 से 80 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल तो है नहीं, क्लियर है? ऊपर वायुमंडल नहीं है ना, इन्वायरमेंट नहीं है, ऊपर ही क्या कर दिया, तो खत्म कर दिया। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस, वायुमंडल के बाहर अवरोधन। बाप रे बाप, हाँ वही वाला, हाँ। इतना भतिया भतिया बच्चा आ रहा है, एकदम खींचा खींचा। अरे माँ, अगला है AAD। AAD, AAD क्या है? AAD सेकेंड स्टेज क्या है आपका? तो AAD। AAD मतलब क्या होता है? एडवांस एयर डिफेंस। एडवांस एयर डिफेंस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये कुंभकर्ण की तरह होता है, ये डिफेंस जो है सोया हुआ है। फिर से कहाँ से छोड़ा है? लाहौर से इस बार। अरे यार, लाहौर से छोड़ा, इसको कोई मतलब नहीं है, आने दे आने दे आने दे। वायुमंडल में प्रवेश कर गया, हाइट कितना है? एकदम लास्ट टाइम पे, नहीं होता है कि जो मीम चलता है कि इसने तो जज्बात ही बदल दिया, 15 से 30 किलोमीटर ऊपर से क्या कर दिया, तो निस्ते नाबूद कर दिया। ये क्या है आपका? AAD है। AAD मतलब क्या होता है? एडवांस एयर डिफेंस। क्या होता है? एडवांस एयर डिफेंस। हमको सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ाने में यही लगता है, डिफेंस वाला, एडवांस एयर डिफेंस। तो पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस में समझ में आ गया। एक जो है वायुमंडल के बाहर अवरोधन कर रहा है,
एक जो है वायुमंडल के अंदर जो है अवरोधन कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दो स्टेज समझ गए, एक कहाँ पे मार रहा है 50 से 80 किलोमीटर ऊपर, और एक कहाँ पे कर रहा है तो 15 से 30 किलोमीटर, कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है लिखेंगे इसमें मेजर एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। खतरनाक खतरनाक मशीन का नाम जो है बतलाएंगे। ये इसमें इंटरनेट नहीं चलता है क्या? क्या कैसे? बिल्कुल आज वेट नहीं करने देगी क्या आपको? यहाँ करने देगी? कहाँ वेट कर रही है? कहाँ का प्लान है आज? मरीन ड्राइव मत जाइएगा, उधर ही मेरा घर है, हम शाम को घूमेंगे। हाँ, लाइब्रेरी में सेटिंग? अरे बाप रे बाप, निस्ते नाबूद हो जाइएगा यार, लाइब्रेरी सब पढ़ने का जगह है। क्या पता, आपको सीट का अगल बगल वाला का फोटो भेज दीजिएगा हमको। टॉपर बच्चा से नहीं होता है, टॉपर पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है, निस्ते नाबूद करने के लिए इन लोग फोकस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मेजर एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया को जो है कवर करते हैं। और आप लोग लास्ट में बैग चेक करवा लीजिएगा, टॉफ़ी गुलाब का फूल अगर कुछ दिखे तो यही सबमिट हो जाएगा, हम खुद से चेक करेंगे। लिखेंगे मेजर एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहला जो है, अब ये सब जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है S-400, नाम सुने हैं ना जी? S-400 ट्रिम्फ, नाम सुने होंगे। S-400 ट्रिम्फ, TRIUMPH, S-400 ट्रिम्फ। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, नाम तो सुने ही होंगे S-400 ट्रिम्फ का। होता तो हम फिगर दिखलाते हैं अभी, मतलब इसमें इंटरनेट होता तो। S-400 ट्रिम्फ, ठीक है। अगर बात किया जाए ये इंडिया में कहाँ से, इसको ये इंडिया को कौन दिया है? रसिया, ठीक है। ये कौन दिया? S-400 ट्रिम्फ को कौन दिया है? तो रसिया दिया है। ये रूस से मिला है। किससे मिला है? रूस से मिला है। S-400 क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। भतिया होकर भी बात करता है। S-400 क्या है? तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो किससे मिला है? रशिया से मिला है, ठीक है। अब इसका जो रेंज है, रेंज क्या है इसका, कि कितना दूर से अगर कुछ आते रहेगा, बायलेटरल जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, कितना दूर इसका रेंज क्या है, कि अपने लक्ष्य से 400 किलोमीटर दूरी खत्म कर देगा उसको। रेंज क्या है इसका? 400 किलोमीटर। ये समझ में आया? 400 किलोमीटर रेंज अप टू जो है। अब इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि एक बार में अगर 100 अटैक हो रहा है ना, 100 टारगेट को एक बार में साइमल्टेनियसली, जो है मल्टी टैलेंटेड बच्चा है आपके जैसा, 4-5 टारगेट आपका होगा ही कम से कम, एक बार में आप जो है निपटा रहे हैं। ये जो है एक बार में 100 टारगेट को साइमल्टेनियसली जो है, मान के चलिए कि देखिए ये जो है S-400 ट्रिम्फ, इसको अगर फिगर में देखिएगा ना सर्च करके, तो एक ट्रक के ऊपर में ग्रीन कलर का, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे निकला हुआ, ठीक है। ये ट्रक है, इसके ऊपर में ऐसे ऐसे जो है निकला हुआ रहता है, ये लगा हुआ है आराम से। अब इंडिया के ऊपर में अगर 100 टारगेट साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही बार में रिस्पॉन्स करके 100 को क्या करेगा? तो डिस्ट्रॉय कर देगा। जो पुराना जमाना वाला वो जो सीरियल था, ये रामायण में, एक छोड़ा एरो, वो बहुत सारा बन गया, उधर से फिर बहुत सारा बना, फिर दोनों टकराया और ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले से कर रहे थे, अब हम लोग रसिया से मांग मांग के कर रहे हैं कि एक बार में 100 टारगेट को क्या करता है? तो ख़त्म करता है, याद हो जाएगा धीरे धीरे ऐसे। ये क्या है आपका? S-400 ट्रिम्फ है, क्लियर है। अगर बात किया जाए S-400 से नाम से ही क्लियर है कि इसका जो रेंज क्या रहेगा? 400 किलोमीटर। कितने टारगेट को साइमल्टेनियसली खत्म कर सकता है? 100 टारगेट को खत्म कर सकता है। आगे जो है
अब भाई 400 ही रेंज है उसका, मानी कि ये डिफेंस के एडवाइजरी हैं, मतलब ये अजीत डोवाल हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि भैया मोदी को तो इतना ही पता है कि बादल में छिप छिप के अटैक करेंगे, उसको तो ये पता है कि हम लोग रात में मारेंगे तो नहीं देख पाएगा रडार, या बादल में छिप के हम लोग अटैक कर देंगे, उनको नॉलेज इतना ही है। तो आप इसको S-400 आ गया इंडिया में, ये लोग बतियाएंगे ना, इसके बाद हम बात करेंगे। S-400 आ गया तो उसको कहाँ पर डिप्लॉयड कीजिए, कहाँ पर लगाइएगा, कौन सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ पे हमको उसको लगाने के लिए? अरे हम लोकेशन बोल रहे हैं। ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर लगेगा और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। बादल से थोड़ी ना कुछ होता है, या तो मजाक, उसको तो कुछ, हाँ 2 जगह लगा हुआ है, एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा हुआ है और एक कहाँ लगा हुआ है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगा हुआ है। सिंपल सी बात ये है, लिख लीजिएगा, ये डिप्लॉयड अलोंग चाइना पाकिस्तान बॉर्डर। याद हुआ नाम क्या था उसका? हाँ 400 रेंज है इसका, दिया कौन है हम लोगों को? रसिया। 100 टारगेट को साइमल्टेनियसली डील कर सकता है। कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? तो इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगा हुआ है। अगला है बराक 8। अगला है बराक 8। हाँ मिला था तो उसका नाम क्या था? तो बराक 8। बराक 8, ठीक है। बराक 8 जो है, अगर हम बात किया जाए बराक 8, ये कहाँ से आया है? अरे वाह, लेकिन इजराइल अकेले इसको नहीं बनाया है, 2 लोग मिलकर बनाया है, DRDO प्लस इजराइल से मिलकर के बनाया। क्या नाम है इसका? बराक 8। क्या नाम है इसका? बराक 8। अगर बात किया जाए तो ये सैम है। सैम, व्हाट इज सैम? सैम मतलब लिखेंगे कि सैम मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका रेंज मीडियम है, ये जो है मीडियम रेंज सैम है। सैम का मतलब क्या होता है? सैम का मतलब क्या होता है? बाप रे बाप, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। इतना बीपीएससी क्रेज बढ़ गया नहीं। यूज्ड बाई, अब इसको कौन कौन यूज करता है? तो इंडियन नेवी भी करता है और एयरफोर्स भी करता है। बस 3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा, यूज्ड बाई इंडियन नेवी एंड क्या? एयर फोर्स। कोई दिक्कत इसमें है? 3 पॉइंट है। इसको कौन बनाया है? इजराइल और DRDO मिलकर के बनाया है। ये क्या है? तो मीडियम रेंज सैम है। सैम मतलब क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगर बात किया जाए कि इसको इसको थल सेना यूज नहीं करता है, बात ही खत्म हो गया ना कि हम किसी बॉर्डर पे रखेंगे, नहीं रखेंगे ना बॉर्डर पे, क्योंकि इसको यूज कौन करता है? नेवी और एयरफोर्स यूज करता है। बात खत्म हो गया, ठीक है। अगला लिखेंगे आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम, ठीक है। आकाश मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ये बहुत अच्छा है भाई, आकाश मिसाइल सिस्टम। जैसे कि मेरे यहाँ 2 लोग जो हैं वो इसी में है। DRDO के अंदर में क्या होता है ना, DRDO विंग है। DRDO के अंदर में बहुत सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ भी है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में कहाँ है? राजगीर में। जैसे कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है ना, इसी फैक्ट्री में बनता है। DRDO क्या बनाया? मॉडल बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को क्या करिए? भेज दिया कि भाई तुम क्या करो तो बनाओ। ये जो आकाश जो है ना, जबलपुर में बनता है। इसमें मेरे अंकल जो हैं वो हैं जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। एक वहाँ पे 2 फैक्ट्री, एक राइफल बनाता है और एक आकाश बनाता है, ठीक है। अब जो आकाश जो है, आकाश भी सैम है। क्या है? तो सैम है। सैम मतलब शर्मीला,
क्या है तो, ठीक है। आकाश जो है सैम, इसको डेवलप कौन किया है तो डीआरडीओ, इसको डेवलप कौन किया है डीआरडीओ। इतना शर्मीला है, जैसे बोल रहे हैं वैसे याद करना है, ये इतना शर्मीला है, इसका रेंज मात्र जो है वो कितना है 25 से लेकर के 30 किलोमीटर, बहुत कम है, ठीक है 25 से 30 किलोमीटर, लेकिन बहुत घातक है। 25 से 30 किलोमीटर में कुछ चीज़ इससे बच नहीं सकता है, बहुत सटीक है। मतलब कि अगर बॉर्डर पे अगर लगा हुआ है ये, तो बॉर्डर पे ही लगेगा ना, 25-30 किलोमीटर का बस इसका रेंज ही है। ये क्या है तो सरफेस टू एयर मिसाइल, कुछ भी आएगा उसको 25 किलोमीटर के अंदर में कुछ भी आएगा तो उसके मार के क्या करेगा तो गिराएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा ट्रंप से देखने में लंबा है, देखिएगा उसको तो काफ़ी लंबा है, हैवी है बहुत ज़्यादा। देखे होंगे गणतंत्र दिवस परेड में होगा, वाइट कलर का है ये, वाइट कलर का। अगर बात किया जाए इतना खतरनाक है ये, जिसको हम लोग बेचते हैं, और अभी इसको कौन खरीदा है, एक देश आर्मेनिया, पढ़े हैं, बस बात खत्म, ठीक है। आर्मेनिया जो है इसको अगला लिखेंगे QR सैम, अगला है QR सैम, इसका नाम नहीं सुने होंगे ना QR सैम का, सुने QR सैम है ये। आगे इस बार था ये परेड में QR सैम, QR सैम लिखेंगे QR सैम के बारे में कि ये QR सैम है, QR सैम इसका मतलब क्या है ये कि क्विक रिएक्शन है, क्विक रिएक्शन सैम है। क्या है ये QR सैम, QR मतलब क्या, क्विक रिएक्शन, यानी कि पलक झपकते। एक जो फाल्कन पक्षी देखे हैं ना, फाल्कन वो क्या करता है, सबसे घातक पक्षी है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, उससे ज़्यादा स्पीड किसी का नहीं है। अपने टारगेट को पलक आप देख नहीं पाइएगा, ख़त्म कर देगा, वो मार देगा। तो उसी टाइप से QR सैम मतलब क्विक रिएक्शन, सैम का मतलब क्या होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सैम फॉर मोबाइल बैटल फील्ड डिफेंस। अब ये क्या है ना कि मान के चले कि ये हमारा अभी बॉर्डर 2 मूवी आया है ना, तो उसमें अगर मान के चलें कि ये एरिया है, ये बैटल फील्ड है, यहाँ से पाकिस्तानी सब उतर करके आ गया, टैंक वैंक लेकर के जो भी चीज़ अपना आ गया। ये जो है QR सैम, ये घूमते रहता है बैटल फील्ड में, एक जगह नहीं रहता। अभी तक जितना पढ़ा है तो क्या है, एक जगह रहता है। ये मोबाइल है, ये क्या करते रहेगा तो घूम घूम करके मारेगा, घूम घूम करके मारेगा, और क्विक रिएक्शन है। अब जो घूम घूम के मार रहा है उसका रिएक्शन टाइम तो वैसे कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। ये क्या करता है तो आइएगा आप भी, तो QR सैम क्या है तो क्विक रिएक्शन सैम है, और ये मोबाइल है। ये क्या लिखिए मोबाइल, यानी कि ये क्या होते रहता है तो घूमते रहता है, ये क्या करता है तो घूमते रहता है। अब जो घूम घूम करके बैटल फील्ड में मार रहा है, तो अभी सी बात है कि उसका रेंज क्या होगा, काफ़ी शॉर्ट होगा ना, बहुत शॉर्ट रेंज, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का होगा। तो लिखेंगे शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, ठीक है। QR सैम क्लियर हो गया। 2 पॉइंट बोले हैं इसमें, क्या क्या बोले हैं, एक फुल फॉर्म बोले इसका, क्विक रिएक्शन सैम है और इस शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन को करता है। अब एक है बहुत खतरनाक वाला, स्पाइडर। क्या है वो स्पाइडर, इसका नाम सुने हैं स्पाइडर, हाँ USA से जो लिए हैं, वो क्या है तो स्पाइडर है। स्पाइडर जो है ये भी शॉर्ट रेंज सेम है, लिखिएगा शॉर्ट रेंज सैम, ठीक है। अगर बात किया जाए इसमें तो यह 2 चीज़ पे काम करता है, मतलब 2 चीज़ों को निस्तानाबूद करता है। एक एयरक्राफ्ट को, वैसे कि मान के चलिए कि हमारे रेंज में कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट घुस गया, नहीं होता है कि बाय मिस्टेक से घुस गया, तो इसको पे रिस्पॉन्स कौन करेगा, आकाश नहीं करेगा, आकाश करेगा तो फिर डिफेंस का वो तो अलग चीज़ है। स्पाइडर इसके ऊपर रिएक्ट करेगा,
गलती से किसी घुस गया, हम लोग को बताया नहीं, हम लोग को लग रहा है कि ये एयर क्राफ्ट क्या है। तो इतना एनर्जी मॉर्निंग में कैसे क्या खाने के बाद आता है जितना चिल्ला पाता है लोग। एयरक्राफ्ट। दूसरा जो इसमें मेंशन करने के लिए है कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, लिखना है प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। इसको हम समझाएंगे, व्हाट इज प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, व्हाट इज, ये क्या है। नहीं, जो एकदम प्रिसाइजली हमको टारगेट किए हुए है उसको भी खत्म कर देता है। यानी कि जो बहुत प्रिसाइज अटैकर है, यानी कि वो फटकेगा नहीं। जो शब्द भेदी वाहन जो समझते थे ना, बाप रे बाप, उससे पीछे कैसे सब भागता था। शब्द भेदी वाहन नहीं, एक था कि ये क्या था जी, एक बाण जो कि नाम ले करके मार दीजिए, वो वर्ल्ड में कहीं भी है तो जाकर उसको खोज के मार देता था, कुछ था ऐसा। अच्छा वो नहीं, एक नहीं था कि जब नाम लेकर के मार दीजिए कहीं भी है वर्ल्ड में, वो जाकर उसको लग जाएगा, कुछ ऐसा याद आएगा बताएंगे। प्रिसीजन गाइडेड जो म्यूनिशन है, जो कि एकदम टारगेटेड है कि आके हम खत्म ही कर देंगे, उसके लिए किसको लाइएगा आप, स्पाइडर को लाइएगा। दो चीज के लिए, एक एयरक्राफ्ट के लिए और एक किसके लिए, तो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के लिए, इसको लाने के लिए। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं IACCS। व्हाट इज IACCS? दैट इज इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम। इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम, IACCS जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम। मतलब एक कंट्रोल सिस्टम होगा, एक बिल्डिंग होगा, एक, और इसको कौन गाइड करता है, तो एयरफोर्स लिखेंगे इसमें कि इसको कौन ऑपरेट करता है, इस सिस्टम को। जो कौन सा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड, जो कमांड मिलता है, जो भाई बताता है कि तुम्हारे यहाँ एक एयरक्राफ्ट घुस गया है, तुम्हारे यहाँ खतरनाक जानलेवा प्रिसीजन गाइडेड म्यूटेशन घुसा हुआ है, अब इसके ऊपर अटैक करना है, तो वो दिमाग लगाएगा कि हमको स्पाइडर छोड़ने के लिए है, कि हमको ट्रंप छोड़ने के लिए है, कि हमको आकाश करने के लिए, क्या करने के लिए है, वो कौन दिमाग लगाएगा, तो एयरफोर्स, वही विंग है। लिखेंगे ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये जो सिस्टम जो होता है IACCS, इसमें तीन चीज मेनली रहता है। RSM, व्हाट इज RSM? RSM क्या होता है? नहीं, रडार, सैटेलाइट, और M4 R रहेगा, रडार रहेगा, सैटेलाइट रहेगा और मिसाइल सिस्टम रहेगा। ये जो IACCS बता रहे हैं उसमें तीन चीज मेनली रह रहा होगा, बहुत सारा चीज सब नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि आपका तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो नहीं बताएंगे पूरा, थोड़ा थोड़ा जानिए। क्या है तो यहाँ पे मिसाइल सिस्टम, ये क्या बनाता है, तो IACCS बनाता है। ठीक है, IACCS। अब इसके पास में एक मशीन जरूर होना चाहिए, रियल टाइम ट्रैकिंग वाला। पता चला कि 5 मिनट में आने वाला है, ये 12 मिनट बाद जाग रहा है, वो ख़त्म हो गया उधर, एक तो जो हमारा सिटी है वो ख़त्म हो गया, तब जा कर के वो मार रहा है। तो भैया इसमें क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। IACCS का बहुत खतरनाक टाइमिंग रहता है, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जो है इसका रहता है। अब ये जो सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस किए हैं, क्या है ये, एयर, शुरुआत हेडिंग क्या था, एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये क्यों जरूरी है, खास करके जो हमारे जो मेट्रोज सिटीज हैं, तो लिखेंगे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, सामरिक महत्व, सामरिक महत्व। ठीक है, अब ये चीज देखिएगा कि दो चीज को करता है ये। एक क्या करता है, जो मेट्रोज है, भाई मेट्रो में ही तो
मेनली जो पैसा है, बिजनेस है, सिस्टम है, सब मेट्रो सिटी में ही है। तो पहला तो मेट्रोज को क्या करेगा, बचाएगा। पहला क्या करेगा, नहीं तो बोले थोड़ी ना आने के लिए भी, तो ऐसे करके घुस जा रहा है भाई। एक क्या है, पहला मेट्रोज को बचाएगा। दूसरा अगर देखा जाए, बैठिए बैठिए, स्ट्रैटेजिक एसेट्स, मान के चलें कि हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बात कर रहे थे ना, जो गोला बारूद बनाता है। मान के चलिए कि पाकिस्तान को हम पे अटैक करना है, पाकिस्तान ही को हमेशा क्यों अटैक करवाएं, चाइना को हमको हम पे अटैक करने के लिए है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि जो आईबी है, जो रॉ है, वो बता देगा कि अटैक होने वाला है, पहले ही बता देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गोला बारूद का प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। गोला बारूद प्रोडक्शन, गोला बारूद कहाँ बनता है, इटारसी में। इटारसी में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है बस वहीं बनता है, एक ही जगह गोला बारूद। जो टैंक, जो अर्जुन टैंक के समय में जो बारूद लगता है, अब वो पाकिस्तान ने क्या किया कि सबसे पहले ना उसके ऊपर ही अटैक कर दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक जरूरी है कि नहीं, कहाँ लगा हुआ रहे, कहाँ पे, अब जी हाँ, बॉर्डर पर भी नहीं लगा हुआ रहे यार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही लगा हुआ रहे ना, उसी में लगा हुआ रहे। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन वाला चीज़ को लगाएंगे, ट्रम्प को लगाएंगे ना यहाँ पे। तो वायुमंडल से ऊपर में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। सिंपल सी बात ये है, क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं करे, वहाँ पे गोला बारूद बन रहा है। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अगर वो निस्तेनाबूत होता है तो वहाँ पे पता चला कि मेरा बारूद खुद उड़ गया, सिंपल सी बात। तो ये जो है एक मेट्रो को और जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो है, मान के चलें कि दिल्ली एम्स को उड़ा दिया, पटना एम्स को उड़ा दिया, पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम को बोलते रहे कि एक बार में 100 टारगेट को खत्म कर सकता है, इंडिया का पूरा जो मेडिकल सेंटर्स जो है उसको खत्म कर दे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो इसको मेंशन करने के लिए है कि एंड स्ट्रेटेजिक एसेट। अब ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा, एयर डिफेंस सिस्टम जितना ज़्यादा क्या रहेगा, बाप रे बाप, लिखो फेंको, 3 पेन चेंज हुआ है भाई। अब जो है न्यूक्लियर डेटरियंस कैपेबिलिटी है, यानी कि जो न्यूक्लियर डेटरियंस कैपेबिलिटी को समझिएगा कि सब जगह बात क्या होता है कि लड़ाई हो ना तो न्यूक्लियर चीज़ों को यूज नहीं करें। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत सही है तब तो हम लोग न्यूक्लियर चीज़ों को यूज नहीं करेंगे। कोई हम पे अटैक कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर मेरे पास सिस्टम ही नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम, तो मजबूरी है मेरा अपना बचाव के लिए न्यूक्लियर चीज़ों को यूज करना, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना। तो ये चीज़ है कि न्यूक्लियर, लिखिएगा, न्यूक्लियर चीज़ों को, न्यूक्लियर को क्या करने के लिए है, तो इसको डिटरेंस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे रहेंगे तब तक तो एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगला यही लिखिए कि इम्पॉर्टेंट एमिड फॉर चाइना पाकिस्तान टू फ्रंट सिनेरियो। देखेंगे चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से बचने लड़ने के लिए बहु उपयोगी अब हम लोग देखें थोड़े पहले हमारा बजट आया था, बजट में इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा था, डिफेंस पे हो रहा था ना। इंडिया मतलब क्या बोले, मेरा क्लास है तो नहीं बोल सकते हैं बट फिर भी बोलेंगे, इंडिया चुनौती से नहीं परेशान है, जो चूतिया जो सब जो उसका जो नेबर है उससे परेशान है ज़्यादा। अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर हमारा नेबर ऐसा रहता ही नहीं, चाइना जैसा, पाकिस्तान जैसा, तो हम लोगों को S-400 न्यूक्लियर सिस्टम को ज़रूरत, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ज़रूरत नहीं था। S-400 अगर ख़रीदते हैं हम तो $5.4 मिलियन में आता है वो, तो कितना ज़्यादा खर्च है, ठीक है। अगर ऐसा पड़ोसी नहीं रहता तो हम लोग कुछ और चीज़ पे खर्च करते हैं अपना, क्या चीज़ पे खर्च करते हैं, नहीं, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा गवर्नमेंट है। हो सकता है कि उससे कोई बहुत बड़ा राम मंदिर, हनुमान मंदिर बना दे, अच्छा ही है, मतलब जो भी चीज़ है, या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट है कि एक बहुत बड़ा मस्जिद बना दे, इसमें नमाज पढ़ते रहिए बैठ करके, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा गवर्नमेंट है जो कि नहीं भाई साइंस में खर्चा करे, एजुकेशन में खर्चा करे, तो डिपेंड करता है नेता के ऊपर में। लिखेंगे चुनौती, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट की, लिखेंगे कि इन डिफेंस सिस्टम का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल
S-400 ये कितना का है भाई? $5.4 बिलियन का है। $5.4 बिलियन। 5.4 S-400 जो ये क्या है? S-400 क्या है? एंटी डिफेंस सिस्टम ही है, मतलब एंटी। तो इसमें जो है 5.4 बिलियन का है, ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा है। इसके बाद लिखेंगे कि हम लोगों को अब ज़रूरत है, चैलेंजेस में लिख रहे हैं कि भैया इतना ज़्यादा कॉस्ट है तो हम लोग इंडिजिनस ही बना लें, भारतीय ही बना लें। और कौन सा बनाए? देखिए हम लोग अपने से क्या बना पाए हैं? आकाश। और आकाश का रेंज कितना है? मात्र 25 से 30 किलोमीटर। यानी कि हम लोग अभी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है नहीं बना पा रहे हैं। तो चुनौती ही है, हम लोग चुनौती ही लिख रहे हैं। तो लिखेंगे कि लॉन्ग रेंज सिस्टम, लॉन्ग रेंज सिस्टम को बनाना, लॉन्ग रेंज सिस्टम को बनाना, ठीक है। और आगे हम लोग लिखेंगे कि अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से जो खतरा है वो बरकरार है इंडिया के ऊपर में। अगर हमारे ऊपर में कोई हाइपरसोनिक मिसाइल मारता है तो थोड़ा सा हम लोग कैपेबल कम है अभी। लिख लीजिएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल से अभी भी खतरा जो है वो बरकरार है। क्योंकि हम हमेशा एक बात को डिस्कस करते रहते हैं हमेशा कि अब जो आगे आने वाला जो युद्ध होगा उसमें थल सेना का जो है, एयरफोर्स, थल सेना का रोल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, एयरफोर्स का है। तो अब हम लोग को ना चाहते हुए इन महंगी महंगी टेक्नोलॉजी को क्या लाना पड़ेगा, या तो आप खरीद के लाइए या इंडिया में ही बनाइए। ये कितना अच्छा रहेगा कि हम लोग बना बना करके हम लोग बेचें उसको, ठीक है, हम लोग ही बेच दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमको अगर ऑफर मिले कि आप एक बन गया एक लॉन्ग रेंज वाला, तो हम किसको देंगे? हमने कहा वो लोग मर जाए सब अपने लड़के। तो वैसे थोड़ी ना बिकता है, लड़ाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कि कोर्स हमको बेचना है, हाँ, जैसे माने कि कोर्स हमको बेचना है बीपीएससी, तो सपना दिखाएंगे तब ना बिकेगा कोर्स। तो सपना तो किसको लड़ाना तो पड़ता ही है। हम लोग को तो वही करता है वो अमेरिका, आपस में लड़वा देता है, 4-5 बेच देता है $5.4 बिलियन में, लोग खरीदते रहो। सिंपल सी बात ये है ना। तो हम तो चाह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को दे दें, नहीं बलूचिस्तान को दे दें, काम खत्म, ठीक है। तो इतना ही था आज का करेंट बेस्ड। क्या? तो हाँ, करेंट का यूज है। जितना भी करंट का टॉपिक होगा, अब करंट का टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का मांग यही है।